आम बजट के जरिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि गहरे संकट के बीच भी आर्थिक सुधार की कोशिशें जारी हैं। वित्त मंत्री ने देश में डिजिटल करेंसी प्रारंभ करने का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है इससे करेंसी मैनेजमेंट में सुधार होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने और नए संक्रमित मरीजों की संख्या में आई गिरावट को देखते हुए प्रदेश सरकार पाबंदियां हटाने लगी है। ऐसे में मंगलवार 1 फरवरी से स्कूल फिर से खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में 50% छात्रों की ही उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है। न्यू कंचनपुर में नहर की सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करके प्लाटिंग की जा रही है। आसपास लगे हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ये शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में की। इस शिकायत के अतिरिक्त करीब 50 से ज्यादा शिकायतें जनता दरबार में पहुंची। नगर निगम के आधिपत्य वाले करीब 300 गार्डन बदहाल हैं। यदि इन्हें संवार दिया जाए तो शहर स्मार्ट नजर आने लगेगा। इस सुझाव के साथ आधारताल मानसरोवर कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचकर मांग की कि कॉलोनी के गार्डन में ओपन जिम का निर्माण कराया जाए। माणोताल थाना क्षेत्र शंकर नगर ITI के पास लगाए जा रहे निजी कंपनी के मोबाइल टावर का विरोध करते हुए क्षेत्र की महिलाओं ने SP कार्यालय की जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने मोबाइल टावर लगाए जाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रोष व्यक्त किया। वीडियो में सनातन धर्म को समाप्त करने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। वायरल वीडियो की जांच और संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बकरी चोरों की तलाश कर रही खमरिया पुलिस ने संदिग्धों को पकड़कर जब पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बकरी चोरी करने वाले शातिर वाहन चोर भी निकले। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए हुए 5 दोपहिया वाहन, बकरी चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी जब्त की। लटकानी का पड़ाव निवाड़गंज सब्जी मंडी में साफ सफाई व्यवस्था का अभाव है। ऐसे में मंडी जगह जगह कचरे और गंदगी से बजबजा रही है। सड़ी गली सब्जी और कूड़े करकट का ढेर संक्रमण के खतरे को भी बढ़ा रहा है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान कर पितरों के नाम से पूजन अर्चन और दान किया। नर्मदा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रांची थाना पुलिस ने GCF के एक रिटायर्ड कर्मी की शिकायत पर एक सूदखोर के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। नमस्कार, BTV न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसी ने समझौतावादी तो किसी ने उम्मीदों को जगाने वाला बताया बजट। आम बजट पर रही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। शहर के बदहाल उद्यानों को संवारने की उठी मांग। नगर निगम की जन सुनवाई में लोगों ने दिया सुझाव। और न्यू कंचनपुर में नहर की भूमि पर हो रहे कब्जे। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में लोगों ने प्रशासन को जगाने का किया प्रयास। आम बजट के जरिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि गहरे संकट के बीच भी आर्थिक सुधार की कोशिशें जारी हैं। वित्त मंत्री ने देश में डिजिटल करेंसी प्रारंभ करने का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि इससे करेंसी मैनेजमेंट में सुधार होगा। हालांकि कुछ लोग इस बजट को समझौतावादी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये नई उम्मीदों का बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश किया है, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। किसानों और स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने नई योजनाओं का ऐलान किया है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया और डिजिटल करेंसी प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। रक्षा बजट में 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित किया गया है और नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया। 60 लाख नौकरियां सृजन करने का दावा भी बजट के जरिए किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट मुश्किल भरे दौर में उम्मीदें जगाने वाला बजट नजर आ रहा है। As against the total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.
वहीं केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बताया कि जनता को जितनी उम्मीदें थी वे उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट जो आज पेश किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरे पिछले 30 वर्षों में जो भी उनके अनुभव रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इन्होंने बजट के अंदर कोशिश की है कि टैक्स के ऊपर जो विवाद होते थे उसको किसी तरह ऐसा हल निकालें और उसको सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन बहुत अधिक सरकार के पास बढ़ा है, जिसके कारण सरकार के पास बहुत पैसा इस साल आ रहा है, मगर सरकार ने जो आम जनता के लिए जो इनकम टैक्स में छूट की प्रावधान हम लोग चाहते थे कि पूरे इस महंगाई में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और आम जनता को रिलीफ मिले टैक्स रिफॉर्म में, एक सस्ता आयकर को कुछ नियम आए, उसमें सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। बाकी इंडस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने स्टार्टअप के लिए कोशिश करी है कि कई स्टार्टअप को मौके मिले। जो PIL स्कीम थी उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, इससे इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार ने कोशिश करी है कि अच्छी करे, किंतु जो मास जनता का लेना देना जिस चीज़ से रहता है वो रहता है इनकम टैक्स से। तो वहाँ पे सरकार को थोड़ा और हम लोग चाहते थे कि वो गति दे ताकि आम नागरिक को एक सहारा मिले, उसको मदद मिले, तो वैसा संभव नहीं हो पाया। बजट एक समझौतावादी बजट है। इलेक्शन को देख के पूरा बजट बनाया गया है। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और उनको कुछ भी रिलीफ नहीं दिया गया। पिछले 4 साल से लगातार निर्मला सीतारमण और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते आए हैं कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। जो एवरेज एक किसान की सालाना आय है वो मात्र 20,000 रुपये है, जबकि उसकी लागत बढ़ के कहीं ज़्यादा चली गई है और उसके लिए इतनी बड़ी चुप्पी किसानों के लिए एक हास्यास्पद विषय कर दिया गया है और किसान खून के आंसू रो रहा है इस महंगाई में, और उसके लिए कुछ नहीं है, यूथ के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, तो टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं दिया ऐसा लगता है। वैसे उद्योगों के लिए इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में इनमें काम बहुत कम समझ में आया कि कुछ किया गया है। उद्योग को तो बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन छोटे उद्योगों को, जो घरेलू उद्योग हैं और जो छोटे उद्योग होते हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो छोटे उद्योगों पे अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा छोटे व्यापारी जो कोरोना पिछले 2-3 सालों में छोटे उद्योग वाले पिछड़ रहे हैं, वो पिछड़ापन अपना दूर हो जाएगा। तो कोई ऐसी योजना लाएं कि जिससे छोटे व्यापारियों के लिए कुछ राहत मिले और वो बड़े उद्योगों से टकरा कर अपना व्यवसाय कर सकें। बजट में लॉकडाउन फोकस अच्छा रखा गया है, लेकिन निराशा ये है कि छोटे व्यापारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। बजट 2022 का मैं कहूँगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म फोकस बहुत अच्छे रखे हैं। मैक्रो लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, क्लीन एनर्जी, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देते हुए डेवलपमेंट की तरफ बड़ा बढ़िया फोकस है और बहुत बढ़िया बजट एलोकेट किया है। आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए ये देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट थोड़ी निराशा इस बात की है कि सरकार अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सेक्टर्स, स्पेशली सर्विस सेक्टर जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या आपके रिटेल इंडस्ट्री हो, इन सब चीज़ों में कुछ जो बेनिफिट दे सकती थी या शॉर्ट टर्म इंसेंटिव करके इनके जो नुकसान की भरपाई की जा सकती थी, वो सरकार ने उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। बजट पर कोविड का पूरा असर था। व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से सेक्टरों में सहयोग भी किया है और मुकदमे और तमाम बातों को देखते हुए उसको कम करने के लिए 2 साल तक का समय दिया व्यापारियों को। तो कुछ मायने में देखा जाए तो ये तो उत्साहित तो करता है और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की है। उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। अच्छा बजट कहा जा सकता है। बजट में वित्त मंत्री और भारत सरकार का पूरा फोकस एक दीर्घकालिक बजट के रूप में था। इस पे पूरा फोकस ये था कि भारत को एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं, जहां आम जनता को अपेक्षाएं थी कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत तो नदारद थी और अल्पकाल में ये राहत भी नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में इस बजट के लाभ होंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने प्राथमिकता दी है। MSME के लिए अगले 10 दिनों में पेमेंट का प्रावधान किया गया है
क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेबल किया गया है। ये सब कुछ स्वागत योग्य कदम है, जिससे ये माना जा सकता है कि फिलहाल एक संतुलित बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है और इसका लाभ आम जनता को अगले 4 या 5 वर्षों में मिलेगा। बहरहाल बजट की घोषणा के मुताबिक खेती से जुड़े सामान सस्ते होंगे, चमड़े के सामान, मोबाइल, कपड़ा और पैकेजिंग का सामान सस्ता होगा, डायमंड एवं जेम्स ज्वेलरी भी सस्ती होगी। वहीं बिना मिश्रण वाला ईंधन महंगा होगा और विदेशों से आने वाला कुछ सामान भी महंगा हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने और नए संक्रमित मरीजों की संख्या में आई गिरावट को देखते हुए प्रदेश सरकार पाबंदियां हटाने लगी है। ऐसे में मंगलवार 1 फरवरी से फिर से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में 50% छात्रों की ही उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है। 18 दिनों बाद स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ हुई। स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं में भी उत्साह नजर आया। छात्रों ने सरकार के इस फैसले की सराहना भी की। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में नए संक्रमितों की रफ्तार थमने के बाद राज्य सरकार पाबंदियां हटाने लगी है। पूरे प्रदेश में 1 फरवरी यानी आज से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। 18 दिनों बाद स्कूलों में फिर से अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू हो गया है, लेकिन छात्रों और शिक्षकों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने और कोरोना की सभी गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश दिए गए हैं। स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में फिर से छात्रों की चहल पहल नजर आई। छात्र कोविड नियमों का पालन करते हुए उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे और सरकार के इस फैसले की सराहना की। मतलब अभी 31 तारीख तक जो स्कूल बंद थे उस पर हम लोग को बहुत लॉस हुआ। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर है। ऑफलाइन में जो पढ़ाई हो जाती है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती। हम लोग 50% आके कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कैसा उत्साह है आप लोग पढ़ाई के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद स्कूल खुली है, घर में मन नहीं लगता था ना। ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है जो ऑफलाइन में मज़ा आता है। स्कूल में आके जो मैम पढ़ाती हैं उस पर ज़्यादा मज़ा आता है। आज स्कूल आकर बहुत अच्छा लगा, पुराने दोस्तों से मिले और स्कूल में पढ़ाई भी समझ में आती है जो कि नेटवर्क की प्रॉब्लम से ऑनलाइन में समझ में नहीं आता था। सरकार के निर्देशों के बाद स्कूलों में भी अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले को छात्रों के हित में बताया है। शासन के निर्देश हैं कि 50% क्षमता के साथ क्लासेस खुलेंगी। प्रिकॉशंस वही कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। बच्चे मास्क लगाए हैं और सैनिटाइज़र रखा है, रूम को सैनिटाइजर किया गया है और कम क्लासेस कुर्सी टेबल भी साफ़ करवा दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ये अच्छा है। ये बच्चों के हित में निर्णय है। शासन का निर्णय बहुत बढ़िया है क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का समय है तो उनका आना स्कूल बहुत ज़रूरी है। किस क्लास से बच्चे इस बार आए हुए हैं, कहाँ तक है? बच्चे तो हमारे यहाँ 6 to 12 है, सभी क्लासेस के बच्चों को आना है। स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में 50% छात्रों को ही कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। स्कूलों द्वारा छात्रों के लिए सैनिटाइजर और बैठक व्यवस्था का इंतजाम सुनिश्चित किया गया है। न्यू कंचनपुर में नहर की सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करके प्लाटिंग की जा रही है। आसपास लगे हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में की है। इस शिकायत के अतिरिक्त करीब 50 से ज्यादा शिकायतें जनता दरबार में पहुंची। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले भर से 50 से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें सरकारी जमीनों पर कब्जे और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और पक्षपात की शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। जन सुनवाई में पहुंचे आधारताल कंचनपुर के निवासियों ने शिकायत की है कि नहर की सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करके हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। हम लोग न्यू कंचनपुर गांधीनगर से आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में जो एक नहर जाया करती थी उसकी सरकारी भूमि पर कुछ हरिश्चंद्र नामक अतिक्रमणकारी और उसके साथियों ने अतिक्रमण किया हुआ है और वहाँ पर लगे हुए कम से कम 10-15 वृक्षों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो सरकारी भूमि जो है वो सुरक्षित रहे और जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा प्राप्त हो और वहाँ पे जो मार्ग उन्होंने अतिक्रमण करके अवरोध किया गया है जिस मार्ग को, उस मार्ग को स्वतंत्र किया जाए, आवागमन के लिए स्वतंत्र किया जाए।
वहीं रांझी से आए लोगों ने राशन नहीं मिलने की और सालीवाड़ा नीमखेड़ा से आए लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की है। सर, राशन दुकान से जो प्रधानमंत्री योजना से जो फ्री राशन दिया जा रहा है साल भर से, वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस में पहले भी 1-2 बार कंप्लेन कर चुके हैं, उसके बाद भी राशन वाले खाली कागज़ में धमकी दे करके दस्तखत करवाई जा रही हैं और पीओसी मशीन जो होती है उसमें पूरे फ्री राशन में प्लस सभी चीज़ों में अंगूठा लगवाया जाता है। जनपद पंचायत जबलपुर है। हम वृद्धा पेंशन के लाने 2021 में मार्च में 26 मार्च को फॉर्म जमा किए थे सचिव के पास, लेकिन मैंने कई बार गए तो सचिव कहते हैं कि मैंने जिला जनपद पंचायत में जमा कर दिया हूँ, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आज यहाँ साहब के पास आया हूँ। हाँ, जन सुनवाई में पहुंचकर अपना दुख दर्द अधिकारियों को सुनाने वालों का कलेक्ट्रेट में दोपहर तक तांता लगा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी को नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नगर निगम के आधिपत्य वाले करीब 300 गार्डन बदहाल हैं। यदि इन्हें संवार दिया जाए तो शहर स्मार्ट नजर आने लगेगा। इस सुझाव के साथ आधारताल मानसरोवर कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचकर मांग की है कि कॉलोनी के गार्डन में ओपन जिम का निर्माण कराया जाए। नगर निगम की जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 27 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। उमरिया पिपरिया से आए एक पूर्व पार्षद ने शिकायत की है कि उनके वार्ड में फर्जी रसीदों के जरिए संपत्ति कर और जल शुल्क वसूला जा रहा है, लिहाजा जांच कर दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जाए। 3 साल करीब हो गए प्रशासक राज बैठे 2019 16 फरवरी से। ये स्थिति कर दिया है इनने पूरे नए वार्डों की। शहर का टैक्स लगा रहे हैं जो 48 रुपये, उसके संशोधन के लिए माननीय आयुक्त महोदय को दिया, जन सुनवाई में दिया। इसके बाद इनने फर्जी टैक्स रसीद बना दी संभाग क्रमांक 11 से कुछ अधिकारियों द्वारा, उसको ही मैंने जन सुनवाई में दिया। अवैध कॉलोनियों को दिया। अन्य विषयों में हर उसका मैं आवेदन दे रहा हूँ। जो मेरे निर्माण कार्य रुके हुए पार्षद मत के, उनके लिए मैंने अनुमति मांगा कि वो चालू कर दें। कोई भी चीज़ जन सुनवाई तुम काहे कि मंगलवार को नगर निगम की जन सुनवाई कर रहे हो? 3 साल प्रशासक राज हो गए। शहर में हमारे क्षेत्र में एक गिट्टी लगने के पुलिया के लिए हम तरस रहे हैं। कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा, मगर टैक्स आप वसूल कर रहे हो शहर का। वहीं आधारताल मानसरोवर कॉलोनी से आए लोगों ने मांग की है कि कॉलोनी के पार्क में ओपन जिम का निर्माण कराया जाए। साथ ही शहर में बदहाल पड़े उद्यानों का उत्थान अभियान चलाकर किया जाए। पहले ओपन जिम के लिए आधारताल मानसरोवर गार्डन में रखने के लिए आवेदन कई बार दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि हमारे गार्डन में सैकड़ों बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सभी सुबह शाम आते हैं। उनके स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अनेक बार कमिश्नर साहब से भी बोला था जिम के लिए। अब ये नए कमिश्नर साहब आए हैं, इनके पास भी निवेदन करने आए कि हमारे यहाँ भी ओपन जिम बनाए ताकि बूढ़े बुजुर्ग बच्चे स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। इसी प्रकार महाराजपुर और गढ़ा से आए लोगों ने अतिक्रमण और खाली पड़े प्लॉटों पर पानी भरने से होने वाली परेशानी की शिकायत की है। पटेल नगर महाराजपुर से हैं। राय भवन के जस्ट पीछे वाला एरिया है और जिसमें लगभग सामने जो प्लाट पड़ा हुआ है हमारे घर के, वो उसमें 10 सालों से पानी इकट्ठा हो रहा है। पानी सड़ चुका है, सबकी बोरिंग ख़राब हो रही है, पीने लायक पानी नहीं है। तो नाली की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, रोड की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, बिजली की व्यवस्था नहीं है। 300 मीटर दूर से हमारी लाइन दी गई है। 1.5 साल तक मैं खुद कनेक्शन लेके रखा हूँ अपना टीसी का। मैं कैसे अफोर्ड करूँ? मैं गरीब आदमी हूँ। रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है। सर, ये हमारे झाड़ पेड़ वृक्षारोपण जो कराया है उसमें हमारे पड़ोसी विजय पांडे जी द्वारा सब गंदगी फैलाई जा रही है और ये उसी की मैंने कंप्लेंट की है। फिर कमिश्नर साहब को पूर्व में भी कर चुका हूँ उन्हीं के नाम से। आयुक्त के ही आज फिर आया था, कार्रवाई का आश्वासन मिला है, कल जाएंगे वो देखने के लिए। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने आवेदकों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मानोताल थाना क्षेत्र शंकरनगर ITI के पास लगाए जा रहे निजी कंपनी के मोबाइल टावर का विरोध करते हुए क्षेत्र की महिलाओं ने SP कार्यालय की जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने मोबाइल टावर लगाए जाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा भी जन सुनवाई में अन्य शिकायतें दर्ज की गईं।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में करीब 38 शिकायतें दर्ज की गई। इन शिकायतों में पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद की शिकायतों के साथ ही अन्य प्रकार की शिकायतें भी शामिल थीं। शंकर नगर माढ़ोताल की महिलाएं भी एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची। महिलाएं क्षेत्र में एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध कर रही थीं। महिलाओं का कहना था कि रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाए जाने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। महिलाओं ने जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। जैन मंदिर के पास टावर लग रहा है जियो का, जो कि मतलब ऐसे है कि हमारे परिवार, घर, मोहल्ला किसी से पूछा नहीं, एनओसी उन्होंने पास करवा ली, न किसी से पूछा न कुछ। और मतलब ये बोला गया कि मोहल्ले वालों ने 10 जनों ने साइन कर दिए, बाकी हमारे मोहल्ला वालों ने किसी ने साइन नहीं किए। और मतलब वो टावर हम इतना चाहते कि वो टावर नहीं लगे, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जो कि हमारे परिवार, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो कि बहुत आपत्ति है उससे। टावर लगे? अभी लगा नहीं है। हाँ, स्टार्ट किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ये लगा रहा है विजय पटेल के द्वारा लगाया जा रहा है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उनके ही प्लाट में लगा जा रहा है। और वो बेच के चले गए हैं खाली करके, वो यहाँ रहते नहीं हैं अब। वहीं आधारताल क्षेत्र से आए एक रिटायर्ड सैन्य कर्मी ने अपने पुत्रों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई करने की मांग की। रिटायर्ड सैन्य कर्मी ने बताया कि उन्होंने जमीन जायदाद सब अपने दोनों पुत्रों के नाम कर दी, बावजूद इसके दोनों पुत्र उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में उनका जीना दुश्वार हो गया है। समस्या ये है, दोनों लड़के परेशान करते हैं। पूरी प्रॉपर्टी हम लड़कों को दे दी है, मकान दे दी, डबल स्टोरी, 7 एकड़ 7.25 एकड़ ज़मीन है वो दे दी, और दुकान बेची थी, उसमें पैसा लेने को वो बोल रहे हैं और जान से मारते हैं। बंदूक अलमारी में रखी है बंदूक, तो अलमारी की चाबी अलमार तोड़ते हैं। अलमारी किसकी है बंदूक? बंदूक हमारी है। क्या करते थे? आर्मी में थे पहले। अच्छा। अब आर्मी से रिटायर होकर। एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना और उनके लिखित आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए मामले की जांच निर्देश दिए। 38 मामले जन सुनवाई में आए हैं। इसमें अधिकांश मामले जो हैं वृद्ध माता पिता के हैं कि जिनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके घर पे उनके परिजनों द्वारा उनकी प्रॉपर देखरेख नहीं की जा रही है और वृद्धावस्था में उनको कोई सहारा नहीं है। जिस संबंध में हमने आलमगंज शाखा और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनको सबको परिजनों को बुलाया गया है। काउंसलिंग भी की जाएगी और नहीं होता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई जो भी है की जाएगी। इसके अलावा कुछ मामले जो है ज़मीन संबंधित मामले भी आए हैं कि जिनकी जाँच हेतु संबंधित सीएसपी साहब को निर्देशित किया गया है, जांच करके उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एडिशनल एसपी ने जनता दरबार में पहुंचे आवेदकों को भी शिकायतों की जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रोष व्यक्त किया। वीडियो में सनातन धर्म को समाप्त करने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। वायरल वीडियो की जांच और संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने वायरल वीडियो की जांच और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कैंट थाने में ज्ञापन सौंपा। वायरल वीडियो में सनातन धर्म को समाप्त करने और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और बातें की गई हैं, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रोष व्यक्त किया है। हिंदू को काफिर कह रहे हैं, योगी जी और मोदी जी को मारने की बात कह रहे हैं और 40 बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, उसमें 2 लोग वीडियो में बात करते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करना है, हिंदू काफिर है, हिंदुओं को समाप्त करना है और साथ में गालियाँ भी देते हैं। और साथ ही वह किसी मौलाना मुफ्ती की बात करते हैं जो कि वह 40-40 लोगों को गुट बना करके योजनाबद्ध तरीके से सनातन को समाप्त करने की साजिश बना रहा है। यह गंभीर चिंतन है। अगर हमारे धर्मरक्षा की सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा सनातन कैसे सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे असामाजिक तत्वों की शीघ्र गति से गिरफ्तारी हो, जिससे कि हमारा सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म के रक्षक सुरक्षित रह सके।
पुलिस अधिकारियों ने वायरल वीडियो और सभी तथ्यों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने का भरोसा हिंदूवादी संगठनों को दिया है। हिंदू संगठन के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई संगठन के द्वारा और हिंदुओं को के संबंध में कुछ गलत तरीके से मैसेज किया गया है। कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उनके द्वारा मतलब अवैधानिक कृत्य किए जाने के संदर्भ में उसमें उल्लेख है। और हमने अभी कहा है कि वो वीडियो देखेंगे, हम उसको जांच पड़ताल करेंगे यथाशीघ्र और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो तत्काल उसमें सुनिश्चित करेंगे। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इस आपत्तिजनक वायरल वीडियो से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बकरी चोरों की तलाश कर रही खमरिया पुलिस ने संदिग्धों को पकड़कर जब पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। बकरी चोरी करने वाले शातिर वाहन चोर भी निकले। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए हुए 5 दोपहिया वाहन और बकरी चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। खमरिया थाना क्षेत्र के आमानाला गांव से बकरी चोरी होने की वारदात की तफ्तीश कर रही खमरिया पुलिस ने जब एक संदेही से पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। बकरी चोरी करने वाले शातिर आरोपी अंशुल यादव ने न सिर्फ अपने एक साथी अजय झारिया के साथ मिलकर खमरिया और भेड़ाघाट क्षेत्र से बकरियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि अपने एक अन्य साथी हनी यादव के साथ मिलकर दोपहिया वाहनों की चोरी भी की। इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने बकरी चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं के साथ ही वाहन चोरी की भी कई घटनाओं का पर्दाफाश किया। इनसे चोरी की हुई 5 मोटरसाइकिलें और बकरी चोरी की घटना में उपयोग की गई बोलेरो गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। बकरी चोरी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 बकरी चोर पकड़े थे। बकरी चोर के नाम है अंशुल यादव और अभय झारिया। अंशुल यादव जो बरेला का है और जब बकरी चोरी की इन्वेस्टिगेशन करते करते अंशुल यादव के दोस्त को पकड़ा गया हनी को, तो पता चला कि ये लोग मोटरसाइकिल भी चुराते हैं। तो इस प्रकार इन 3 मुलजिमों के द्वारा जो एक बोलेरो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है, जो कि बकरी चोरी का काम करते थे। बकरी चोरी के साथ साथ ये मोटरसाइकिल भी चोरी करते थे और इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। और इन 5 मोटरसाइकिलों की 4 की उसमें रिपोर्ट है, एक उमरिया की है, एक मंडला की है, अपने गोसलपुर की है और गोहलपुर की है और बरेला की है, और एक और FIR हो रही है। तो इस प्रकार जो है ये बकरी चोर और मोटरसाइकिल चोरी, ये दोनों का अनूठा कॉम्बिनेशन सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जबलपुर के अलावा मंडला जिले में भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। लटकारी का पड़ाव निवाड़गंज सब्जी मंडी में साफ सफाई व्यवस्था का अभाव है। ऐसे में मंडी जगह जगह कचरे और गंदगी से बजबजा रही है। सड़ी गली सब्जी और कूड़े करकट का ढेर संक्रमण के खतरे को भी बढ़ा रहा है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। लटकारी का पड़ाव स्थित सब्जी मंडी कचरे और गंदगी से बजबजा रही है। आलम यह है कि मंडी में चौतरफा सड़ी गली सब्जी और गंदगी नजर आती है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। मंडी में साफ सफाई और कचरा उठाने की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है, लिहाजा जगह जगह कचरे के ढेर लग रहे हैं और आवारा जानवर गंदगी और कचरे में मुंह मारकर कचरा फैलाने में सहायक बन रहे हैं। स्थानीय लोग मंडी में व्याप्त कचरे और गंदगी से फैल रही बीमारियों को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। ये गंदगी के भैया मतलब यही है कि साफ सफाई अच्छी रखी जाए, क्योंकि जानवर भी घूमते हैं, वही गंदी सब्जियां खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए यही चाहते हैं कि साफ सफाई अच्छी हो। आम व्यक्तियों को क्या दिक्कत होती है? आम व्यक्तियों को आने जाने में मतलब तकलीफ यही है कि अगर वहाँ से आना भी जा रहा है तो बदबू आ रही, सड़ी सब्जी बस आ रही है, गंदगी दिख रही है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही। 2-4 दिन कचरा नहीं उठता, हफ्तों से पड़ा रहता है और परेशानी होती है हम लोग गंदगी। आप सब्जी व्यापारी हैं? हाँ। क्या दिक्कतें होती है? आते नहीं साफ, सब गंदगी गंदा होता है यहाँ सब। कब से अभी गंदगी है यहाँ पे? करीब हफ्ता भर से करीब। बहुत गंदगी है, कचड़ों का ढेर लगा है, सड़ी गली सब्जियां पड़ी हुई हैं। सब्जी मंडी लटकारी पड़ाव निवाड़गंज में कचड़ा गाड़ी वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, सफाई पर्याप्त हो नहीं रही है। कोरोना और ओमिक्रॉन दोबारा पैर पसार चुका है।
इस हेतु ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा खतरा बन सकता है। हमारी यही मांग है कि साफ़ सफाई व्यवस्थित हो। देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि स्वच्छता ही असली सेवा है, तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्षेत्र के लोग और व्यापारी प्रशासन से मंडी में साफ सफाई करने और कचरा उठाने की गुहार कई बार लगा चुके हैं, लेकिन साफ सफाई का जिम्मा उठाने वाले लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। लिहाजा मंडी में गंदगी का साम्राज्य फैलता जा रहा है। माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी मौनी अमावस्या पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान कर पितरों के नाम से पूजन अर्चन और दान किया। नर्मदा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। धर्म शास्त्रों के मुताबिक मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे मुनि पद की प्राप्ति भी होती है। मंगलवार 1 फरवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान करने के बाद पूजन पाठ और दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के सभी घाटों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। धर्म मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके ईश्वर का ध्यान करने से जहां मुनि पद प्राप्त होता है, तो वहीं पितरों की पूजा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज मौनी अमावस्या है, माघ मास की मौनी अमावस्या पर इलाहाबाद में गंगा स्नान का बहुत महत्व रहता है। जो लोग इलाहाबाद गंगा जी नहीं जाते, वो लोग नर्मदा जी में सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन धारण करते हुए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद शिव जी का पूजन कर भगवान का पूजन करके दान पुण्य अपने पितरों के नाम से करते हैं और इसका विशेष महत्व रहता है। अमावस्या तिथि पर आज मौनी अमावस्या है, अपने पितरों के नाम से भी लोग नर्मदा मैया में स्नान करके श्राद्ध तर्पण पुण्य करते हुए पुण्य लाभ लेते हैं और दान पुण्य करते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक माघ माह में आने वाली मौनी अमावस्या को आत्म संयम की साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। रांची थाना पुलिस ने जीसीएफ के एक रिटायर्ड कर्मी की शिकायत पर एक सूदखोर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची पुलिस के मुताबिक जीसीएफ के रिटायर्ड कर्मी बड़ा पत्थर निवासी रमूलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके द्वारा मड़ई निवासी रुपेश तिवारी से ब्याज पर 8,000 रुपए उधार लिए गए थे। रकम उधार लेते वक्त रुपेश को उन्होंने ब्लैंक चेक और एटीएम भी दिया था। उनके द्वारा उधार लिए गए रुपए और ब्याज चुकता कर दिया गया है, लेकिन अब भी सूदखोर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना रांची में कल एक मामला कायम किया है सूदखोरी का प्रकरण, जो कि जीसीएफ का रिटायर कर्मचारी है, उसके द्वारा 8,000 रुपये लिए गए थे और इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।